तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। माने कि हमारे वातावरण में इतनी सारी चीज़ें हैं जिन सब में बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स का मतलब हमारी चीज़ें जो भी आसपास की कोई भी चीज़ उसमें जो बदलाव आता है ना, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, चीज़ों में बदलाव आने के पीछे कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, जैसा कि आपको ये तस्वीर दिख रही है, इसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होगा, बदलाव आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, तस्वीर को बड़ा गौर से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको सब में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। आप ये देख सकते हैं, इसमें भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे किस तरीके से जीव बदल रहा है। तो ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी कुदरत में, हमारी प्रकृति में होते हैं, इसके पीछे का कारण है, इनके पीछे कौन शामिल है? हमारा नेचर, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा इंस्टीट्यूशन। देखो, नेचर आप जानते हो, प्रकृति, टेक्नोलॉजी आप जानते हो, हम जो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, हमने नए नए जो आविष्कार किए वो टेक्नोलॉजी है। और इंस्टीट्यूशन वो संस्थाएं हैं जो हमें शिक्षित बनाती है, हमें पढ़ाती लिखाती है, ताकि हम उसके कैपेबल हो पाएँ, हम चीज़ों को जान पाएँ। और इन तीनों चीज़ों का आपस में जो रिश्ता होता है, इन तीनों चीज़ों का आपस में जो सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये जो आपस में एक दूसरे पे निर्भर है ना, हमारा नेचर हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया, इन तीनों चीज़ों का आपस में जो एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है ये चीज़ें। यही कारण है हमारे आसपास की चीज़ें बदलने का। याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम एक प्लांट उगाते हैं, उस प्लांट में फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद फ्लावर जाता है, उसके बाद उसमें से हमारा वो आता है, फ्रूट आता है। तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना। तो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हो, आप में हो, किसी भी पेड़ पौधे में हो, ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही कारण है, हमारा नेचर। और देखो, हमारा नेचर, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा इंस्टीट्यूशन, इन तीनों चीज़ों की वजह से ही हमारे आसपास वातावरण में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। इसे कहते हैं इंटरडिपेंड। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। माने कि बच्चे, जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं, हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब होता है बांटना। हम उसे कैसे बांटेंगे? उसके ऑरिजिन के आधार पर। ठीक है बच्चे, मतलब कि वो आया कहाँ से है, वो किस तरह का है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम रिसोर्स को बांट रहे हैं, और किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो बच्चे, मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम रिसोर्स को बांटते हैं उसके ऑरिजिन के आधार पर, तो बच्चे रिसोर्स बढ़ते हैं दो तरीके से। एक तरफ आते हैं हमारे रिसोर्स बायोटिक, और एक तरफ आते हैं हमारे अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे जिंदा होते हैं, माने कि लिविंग बींग्स होते हैं, और अबायोटिक वो रिसोर्स होते हैं हमारे जो नॉन लिविंग होते हैं। ओके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनरशिप। माने कि रिसोर्स को इस बार हमें बांटना है ऑनरशिप के आधार पे। तो बच्चे, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम रिसोर्सेज को उसके ऑनरशिप के आधार पर बांटें, तो रिसोर्स ना 4 तरीके से बढ़ते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल। एक बार जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर किसी रिसोर्स का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति पे है, तो हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है बच्चे। और अगर किसी रिसोर्स का मालिकाना हक किसी समुदाय पे है, किसी गांव के लोगों पे है, कम्युनिटी पे है, बहुत सारे लोगों पे है उसका मालिकाना हक, तो उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। उसी तरह अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिस पे मालिकाना अधिकार किसी देश का हो, उसे कहते हैं नेशनल रिसोर्स। और अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जिसका मालिकाना हक बहुत सारे देशों का हो, उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है बच्चे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। माने कि रिसोर्स को बच्चे हमें बांटना है, वो भी किसके आधार पर? कि वो कितना डेवलप हुए, उनका स्टेटस क्या है। मतलब हम रिसोर्स को बांटेंगे बच्चों, और किस आधार पर? कि वो अभी कितना डेवलप हुआ है। तो बच्चे, हम पढ़ते हैं इसे। अगर हम रिसोर्सेज को बांटते हैं, वो भी उनके डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर, मतलब कि कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हुआ, उसका क्या स्टेटस है, इस आधार पर बांटते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 प्रकार के रिसोर्स है: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। इनके बारे में डिटेल में आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में और बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। माने कि हमें रिसोर्स को दोबारा क्लासीफाई करना है। बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा, हम हर क्वेश्चन में रिसोर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो भी अलग अलग आधार पर। कभी हम उसकी ओरिजिन के आधार पर करते हैं, कभी उसके डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस के आधार पर करते हैं, है ना। तो कभी मतलब अलग अलग चीज़ों पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के, सॉरी, है ना। तो बच्चे, यहाँ पर हम रिसोर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, माने कि बांट रहे हैं, और वो भी किसके आधार पर? उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, कि वो खत्म
होता है या नहीं होता। तो बच्चे इस तरह से अगर हम बांटते हैं, अगर हम रिसोर्स को बांटते हैं उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, मतलब कि अगर हमारा रिसोर्स ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं, मतलब अगर ख़त्म होता भी है तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और अगर हमारा रिसोर्स ऐसा है जिसे दोबारा बनाया जा सकता है मगर इसे बनाने में कई हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, इट बीइंग अ लॉन्ग टाइम बच्चे, इस वजह से इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर ये दोबारा बनाया जा सकता है ना, कहीं भले कितना भी टाइम लगे। बेटा ये बहुत बड़ा टाइम है, मैं कह रहा हूँ आपके सामने मतलब मैं छोड़िए, मैं आपसे बोल रहा हूँ करोड़ों साल लग रहे हैं, तो करोड़ों साल बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चे। आपके लिए तो वो हो ही नहीं रहा है ना, आप तो मतलब इसे अगर बनाने की तैयारी भी करते हैं तो आपके कितने बार जन्म हो जाएंगे, है ना, तो भी आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर बांटते हैं रिसोर्सेज को तो दो प्रकार के रिसोर्स है, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो बच्चे आपको बताता हूँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। बेटा इसका मतलब होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम अपनी तरक्की करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी में विकास लेकर आते हैं, मगर इसमें हम कभी भी किसी प्रकृति को, अपने वातावरण को डैमेज नहीं करते। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करें, प्रेजेंट की जो भी नीड है इसे पूरा करें, मगर प्रेजेंट की नीड को पूरा करने के चक्कर में हमें अपने फ्यूचर को तबाह नहीं करना। इसे कहते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नहीं हो कि प्रेजेंट की नीड है और इसे पूरा करने के लिए हम अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते या फिर हम प्रेजेंट के चक्कर में फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ऐसी डेवलपमेंट हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। बच्चे आपको बताना है ऐसा रिसोर्स का टाइप जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और उसके अंदर जिंदगी होती है। ध्यान से सुनना, उस रिसोर्स का टाइप बताना है जो हमें बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और उसके अंदर जिंदगी होती है। तो पहले मैं बच्चों आपको क्लियर करवाता हूं बायोस्फीयर होता क्या है। तो बच्चे ऐसी कोई भी जगह जहां पर हमें तीन चीजें मिले, हवा, धरती और पानी, जहां पर ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे हमारी धरती में हवा भी है, हमारी धरती पे जमीन भी है और हमारी धरती पे पानी भी है ना। तो बच्चे हमारी धरती एक बायोस्फीयर है, ठीक है। अब बायोस्फीयर तो आपको क्लियर होगा जहां पर हवा हो, जहां पर जमीन हो, जहां पर पानी हो, जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर से जो भी रिसोर्स हमें प्राप्त होते हैं जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जिंदगी है, उन्हें हम कहते हैं बच्चे आपका बायोटिक रिसोर्स। फिर से सुनना, बायोटिक रिसोर्स हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं आपका कहां से बच्चों, सोचो, अभी मैंने बताया ना आपको, बायोस्फीयर से बच्चों। किससे? बायोस्फीयर से, जहां पर हमारी हवा, जहां पर हमारी जमीन और हमारा पानी तीनों प्राप्त होता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर से तो हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, लेकिन बायोटिक किसे कहा जाता है बच्चे? वो रिसोर्स जो हमें आपका बायोस्फीयर से मिल रहे हैं और उनके अंदर जिंदगी है, ठीक है बच्चे, उन्हें कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्स मेड ऑफ। अबायोटिक रिसोर्स किस चीज से बनते हैं, आपको उसके दो उदाहरण बताने हैं। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं अबायोटिक रिसोर्स, जैसा आप देख सकते हो अबायोटिक रिसोर्स हमारे नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं। और इसके दो उदाहरण जो मैं आपको बताता हूं बच्चे, पहला है रॉक और दूसरा है आपका मेटल। आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन्हें अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई जिंदगी नहीं है बच्चे, याद रखना ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनके अंदर कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें दो उदाहरण बताने बच्चे रिन्यूएबल रिसोर्स के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिन्यूएबल रिसोर्स होते क्या है। बेटा ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसे कम समय के अंदर हम दोबारा से रीजनरेट कर सके, बना सके, उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, मतलब जो सूरज की किरणों से जो ताकत बनती है वो, और दूसरा है आपका वाइंड एनर्जी, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा ये आपके क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। माने कि मिनरल और फॉसिल फ्यूल ये दोनों किस प्रकार के रिसोर्स हैं हमारे। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, हमारे मिनरल्स और हमारे फॉसिल फ्यूल ये दोनों के दोनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। माने कि इन्हें बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैं आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कह रहा हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, करोड़ों लाखों साल लगते हैं, इस वजह से इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। आपको 2 उदाहरण बताने हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के, माने ऐसे रिसोर्स जिसका मालिकाना हक किसी कम्युनिटी का होता है, किसी एक का नहीं होता, किसी एक समुदाय का होता है। तो बच्चे ऐसे 2 रिसोर्स आपको बताता हूं जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का ना होकर बहुत सारे लोगों का होता है, किसी एक समुदाय का होता है। जैसे कि आपका गांव, माने कि विलेजेस। विलेजेस पे हक क्या होता है भाई? जैसे मैं भी गांव का हूं, आप भी गांव का, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा गांव है, मेरा गांव नहीं, हमारा गांव है। भाई विलेज रिसोर्स है, बहुत काम की चीज़ है, हमारी नीड को पूरा करता है, और इसका मालिकाना हक क्या है भाई? सबका है। तो ये हमारा हो गया आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसके अलावा पब्लिक पार्क, आप सब जानते हो पब्लिक पार्क कोई मेरा और आपका नहीं, सबका है। तो ये आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। ठीक है बच्चे, याद रखना। इसे रिसोर्स क्यों कहा है भाई? पब्लिक पार्क एक रिसोर्स है, हमारे लिए काम की चीज़ है, हमारी नीड को पूरा करता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखता है, हमें एक फ्रेश एयर देता है, काफ़ी चीज़ें करता है। तो पब्लिक पार्क और आपका विलेजेस, ये दोनों कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। इनका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक समुदाय का है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, वट इज द ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन नोन एज। बच्चे देखो, हर किसी देश की ना कोस्ट लाइन होती है, मतलब कि एक ऐसा, हर कंट्री का तो नहीं बोलूँगा, जो समुद्र के पास वाले इलाके होते हैं ना, हर कंट्री जो समुद्र से टच है उसके पास ना कोस्ट लाइन होती है। कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी का एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे मैं आपको इस तस्वीर में दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक कंट्री की लैंड है। ठीक है बच्चे, दिख गया लैंड? हाँ, आगे तक फैली हुई है। यहाँ पर बोला हुआ है ज़मीन से हमारी ये जो लैंड है, यहाँ से लेकर ये जो 12 नॉटिकल माइल की दूरी है, दिख रहा है आपको? ये 12 नॉटिकल माइल की दूरी में जितना भी आपका ये पानी आ रहा है ना, ये देखो, ये इस पानी के रीजन को हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री। याद रखना, इसे कहते हैं टेरिटोरियल। यहाँ पे टेरिटोरियल सी लिखा हुआ है, लेकिन इसे टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री भी आप बोल सकते हो। याद रखना, किसी भी देश से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी, 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, इसके बीच में जितना भी पानी आता है, इस पानी को टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री कहते हैं। ये उस देश का पानी माना जाता है। इस देश के अंदर इस पानी के अंदर अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है, अद्भुत चीज़ या कोई अनोखी चीज़, तो इस पे हक होगा कंट्री का। 12 नॉटिकल माइल के अगर अंदर आता है तो, बाहर आता है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चे।